नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान विप्लव राही, जो कि एडिटर हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बजट हम सभी लोगों के सामने सर पेश हो चुका है और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता में। ये बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये बजट उम्मीदों पर खरा हुआ है, या फिर जिस तरीके से बाजार धड़ाम से गिरा गया और उसी तरीके से क्या ये बजट भी धड़ाम से गिरता हुआ नजर आ रहा है उम्मीदों के सामने? बजट के बारे में एक लाइन में ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बजट कोई भी बजट आता है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं जी। उसकी। जैसे अब मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए रूरल अर्बन मिशन के लिए दिए उन्होंने, तो उसमें जिन लोगों के घर बनेंगे 1 करोड़ लोग उससे प्रभावित होंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे, तो उनके लिए बजट अच्छा हो सकता है। वैसे ही फॉरेन कंपनीज को टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिली है, 40% से 35% आया, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो आम आदमी है, मिडिल क्लास जो है, उसके लिए शायद हो सकता है थोड़ा निराश करने वाला हो, क्योंकि काफ़ी बजट से पहले ऐसी बातें हो रही थी कि बहुत साल हो गए इनकम टैक्स पेयर को कोई बड़ी रिलीफ नहीं मिली है, तो इस बार कुछ होने वाला है। तो एक तरह से देखें तो वहाँ भी दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। जो न्यू टैक्स रिजीम में जो लोग हैं उनको ज़रूर कुछ रिलीफ मिली है, जैसे जो नए स्लैब इंट्रोड्यूस हुए हैं जी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपये किया गया है। उसका कुल मिला के फ़ायदा मिलेगा जो लोग न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं उनको। और एक कैलकुलेशन, अभी शुरुआती जो कैलकुलेशन हुआ उसके हिसाब से मान लीजिए कि 10 लाख रुपए तक की जो एनुअल इनकम है जिनकी, उनको करीब 10,000 रुपये के आसपास का फ़ायदा नज़र आ रहा है। अभी और डिटेल कैलकुलेशंस होंगे तो उसमें कुछ और बातें भी सामने आएंगी। और जहाँ तक मार्केट के गिरने की बात है, वो तो तात्कालिक प्रतिक्रिया जो थी वो 2-3 वजहों से थी। एक तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया, FNO सेक्शन पर बढ़ा है, तो उसका एक इंस्टेंट रिएक्शन था, जिसके कारण मार्केट काफ़ी गिरा। 1200 अंक तक से ज़्यादा सेंसेक्स गिर गया, 435 अंक निफ्टी गिर गया, तो काफ़ी बड़ी गिरावट आई। और कई साल में बजट के दिन इतना ज़्यादा बाजार नहीं गिरा था, तो 2020 के बाद इतनी बड़ी गिरावट, इंट्राडे गिरावट आई। लेकिन क्लोजिंग आते आते फिर मार्केट संभल भी गया। और एक और वजह थी, जो ज़्यादा थोड़ी देर से बजट स्पीच खत्म होने के थोड़ी देर बाद ये बात ज़्यादा उभर के आने लगी, मार्केट ने उसको भी शायद भांप लिया था, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई। और बढ़ोतरी तो की गई, वो एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो 15% से बढ़ा के 20% कर दिया। लेकिन इससे भी जो बड़ा झटका बाद में कई लोगों को समझ में आया, वो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के मामले में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था वो खत्म कर दिया गया। अच्छा। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने एक प्रॉपर्टी कोई खरीदी 50 लाख रुपए की जी। और उसको उसने 10 साल बाद 1 करोड़ में बेचा, तो उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता वो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ, यानी 10 साल में जो प्राइस राइज है उसको एडजस्ट करने के बाद उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होता। तो मान लीजिए 10 साल में वो 50 लाख की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन प्राइस राइज के हिसाब से 80 लाख हो गया, तो वो 20 लाख रुपए पर ही उसको प्रॉफिट मान के उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उसको 10% के हिसाब से देना होता। अब क्या, सॉरी, प्रॉपर्टी में वो 20% था, ये फाइनेंशियल के लिए 10% 12.5% हुआ। वहां तो रिलीफ मिली है एक्चुअली प्रॉपर्टी पे, वो 20% से 12.5% हो गया। लेकिन वो इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म हो जाने से ये हुआ कि अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी किसी ने 1 करोड़ में बेची है तो पूरे 50 लाख रुपए उसका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। तो ये एक बिग लॉस उन लोगों को हो सकता है जिन्होंने लंबे समय तक प्रॉपर्टी होल्ड की। और प्रॉपर्टी में ज्यादा है क्योंकि प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आमतौर पे लंबे समय तक होल्ड किए जाने वाला एसेट है, जिसको लोग खरीदते हैं और लंबे समय तक रखते हैं। तो वो एक कारण था जिसके कारण ये एक रिएक्शन है। तो अलग अलग लोगों के लिए ये मिक्स किस्म का रिएक्शन है। अनएम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर सरकार ने काफ़ी कोशिश की है ये दिखाने की कि हम काफ़ी कंसर्न हैं। स्किल
डेवलपमेंट पर और अनएम्प्लॉयमेंट के उस पे काफी खर्च क्योंकि इस करने पे की नहीं बात की। करते तो विपक्ष वैसे भी हाँ। छोड़ने वाला नहीं था, और वो शुरू से यही मुद्दे उठा रहा था कि आपको रोजगार करना है। उसके बाद ये नीट पेपर लीक जब से हुआ है, तब से और ज्यादा ये नहीं, मुद्दे। और विपक्ष के अलावा शायद ये रियलाइजेशन भी हुआ क्योंकि इलेक्शन में पिछले जो रिजल्ट आए हाँ, उम्मीद के 2 मुताबिक लाठियों के नहीं बल थे। पे जो खड़ी हुई है हाँ, सरकार। हाँ, तो वो जो जब 2 लाठियों की आपने बात की तो ये भी है कि बिहार को की मांगे थी, उसको देखते हुए वहां पे उन्होंने दिया 26,000 करोड़ रुपए सड़क के लिए, 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, बाढ़ से बचाव के लिए बनाने का। ये भी कहा कि मल्टीलेटरल जो बैंक्स हैं उनसे फाइनेंस की डिमांड बिहार सरकार की है, उसको हम स्पीड अप करेंगे, ये भरोसा दिलाया। लेकिन अभी बिहार में इसको लेकर बहुत रिएक्शन जो तात्कालिक है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो स्पेशल पैक स्टेटस की जो मांग थी वो रह गई। हाँ। आंध्र प्रदेश को भी कुछ कुछ दिया है उन्होंने, 15,500 करोड़ रुपए उनके नए कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए दिया है। कई स्टेट्स को, कई डिस्ट्रिक्ट्स को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस देकर के वहाँ कुछ स्पेशल रिलीफ वगैरह देंगे। लेकिन कोई ऐसा इम्पैक्ट उसमें नहीं नजर आया कि बैसाखियों पे है सरकार तो वो बहुत ज्यादा उनको देने के लिए बहुत दोनों तरफ से मतलब खजाना खोल दिया हो, ऐसा नहीं, क्योंकि यही उम्मीद की जा रही थी कि शायद ऐसी चीजें होंगी बहुत सारी, क्योंकि ये वाला बजट लोक लुभावन इलेक्शन के तुरंत बाद वाला नहीं होता। इंटरिम बजट में बहुत सारी उम्मीदें होती है कि आपको वोट लेना है, अब वोट मिल गई, सरकार बन गई, तो ये सोचा जा रहा था कि शायद बिहार और आंध्र प्रदेश के खजाना जो है उनके लिए खोले जाएंगे, बट वैसी चीजें फिर भी नहीं देखी गई। ऐसा कुछ बहुत नहीं दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नजर आ रही है, कि उनको ये लगे कि नहीं, सरकार आपके बारे में सोच रही है। एक जो बहुत बड़ा नैरेटिव सरकार के खिलाफ विपक्ष ने चलाया था और जो शायद काफी कुछ हद तक सफल भी हुआ कि भाई जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी कितनी फिक्र है सरकार को, ये दिखाने की कोशिश है शायद कि युवाओं की हमको परवाह है। अब वो और डिटेल में योजनाओं के आएंगे जाएंगे तो उसमें सब और धीरे धीरे चीज़ें साफ होंगी कि दरअसल कितना इन घोषणाओं का कितना ज़मीनी असर वाकई नज़र आएगा। लेकिन ये कई सारी चीज़ें इस बजट में निकल के सामने आई। एक चीज़ और टैक्स के संदर्भ में ये दिलचस्प तथ्य है जो एंटरिम बजट के डेटा में भी आया था। जब भी मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप बजट को देखते हैं, उसके आंकड़ों को देखते हैं, तो इसमें एक हिस्सा है जो हमेशा सरकार के बजट के डॉक्यूमेंट्स में रहता है कि रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ है। वो सरल तरीके से प्रपोर्शन में समझने के लिए है कि सरकार के खजाने में जो भी पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 साल में पहली बार इस साल के बजट में सरकार ने जो प्रपोज्ड रखा है, पर्सनल इनकम टैक्स सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हाँ, उन्होंने बताया कि अब ये जो मात्रा है वो बढ़ गई है। हाँ। वो बढ़ी, वो जो 24-25 में उनकी उम्मीद है 1 रुपए में 19 पैसे इनकम टैक्स से आता है, और कॉरपोरेट टैक्स जो बड़ी कंपनियां देती हैं, कॉरपोरेट टैक्स से 17 पैसे आते हैं। ये इतना बड़ा फर्क है। इवन जीएसटी जो है, जीएसटी भी पर्सनल इनकम टैक्स से कम है कंट्रीब्यूशन उसका। तो सबसे बड़ा जीएसटी का कंट्रीब्यूशन 18% है और कॉरपोरेट टैक्स का 17 है, इनकम टैक्स 19% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वैसे अभी भी बता दूं 27% जो सरकार का फाइनेंस है वो कर्ज से आता है। हाँ। तो वो तो सबसे बड़ा है, लेकिन वो आमदनी नहीं है। आमदनी जो है वो सबसे ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स वालों से होती है। इसलिए ये थोड़ा सा विडंबना है कि उनको कोई रिलीफ मिलती हुई जो इनकम टैक्स पेयर है कहीं खास कुछ, क्योंकि हर साल उम्मीद की नजरों से देखते हैं बट ये नहीं मिलती। और ये भी कहा जा रहा है कि 7वीं बार वित्त मंत्री जो है फुल फ्लेजेड बजट जो है पेश करें, लेकिन वो इस नाम से अब जाने लग गई है कि आम आदमी जो है वो उम्मीद ना रखे। पूरी मीम्स की लिस्ट जो है सोशल मीडिया पर तैर रही है कि मेरे रहते आप अमीर होने के सपने देखना बंद कर दीजिए। आप नोएडा में हम बैठे हैं, यहाँ नोएडा में पिछले दिनों में बरसात का मौसम है, लोग रोज देखते हैं कि बादल छाए हुए हैं और आज शायद बारिश होगी, फिर अक्सर निराशा हाथ लगती है। तो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए बजट जो है, बजट दर बजट ये सिलसिला लगभग जारी रहता है कि कुछ खास मिलता नहीं है। इस बार भी कुछ इसी तरह की हालत ठीक है। और एक बड़ा सेक्टर है जो किसान है, वो लंबे समय से इस ओर देख रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें, लेकिन किसानों के लिए भी कुछ बहुत बड़ा जो है वो नहीं किया। जैसा आपने कहा कि युवाओं के लिए अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई है, एजुकेशन में भी बहुत सारी चीजें की गई, इसके अलावा पर्यटन पर भी थोड़ा जोर दिया गया है, बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया, लेकिन किसानों को फिर भी इससे अछूता ही रखा गया कि आप अभी भी देखते रहिए इसी तरह। हाँ, तो ये कुल मिलाकर के ये एक बजट, अभी तो इसमें ये भी तस्वीर सामने, एक सरकार के पास इस बार मौका था जो इनको 2 लाख करोड़ से ज्यादा का
विंडफॉल गेन जैसा आरबीआई से जो डिविडेंड इनकम मिली थी काफ़ी बढ़ी हुई, और दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी डिविडेंड मिला था। तो वो इन्वेस्टमेंट अब, लेकिन सरकार के पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं करने को। अब अभी उन्होंने सोचा है कि अर्बन घर बनाने पर हम फोकस करें। तो वो सबसे बड़ा एक हो गया, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले इंटरिम बजट में ही काफ़ी बड़ा ऐलान वो कर ही चुके थे, तो उसमें शायद ज़्यादा स्कोप था नहीं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति ये है कि जिस तरह से कुछ टैक्सेस बढ़ाए हैं एलटीसीजी और एसटीसीजी समेत, उससे लगता है कि सरकार को अभी भी और रिसोर्सेज की भी तलाश है कि और हम कहाँ से पैसे और कुछ जुटा पाएं, क्योंकि ये जो मैंने इसलिए कहा ना कि सरकार के खजाने में अभी भी 1 रुपए में 27 पैसे कर्ज से आ रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो तो वो कहीं ना कहीं अभी भी ये ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है कि हर चीज पे हम खर्च कर सकें। उनको ये तलाशना है कि कहाँ से हम थोड़ा थोड़ा निकाल लें, निकाल सके। हाँ।